नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को तस्तरी में सत्ता को सजा करके सौंपना चाहते हैं? 2014 और 2019 की तरह इस बार भी 70 पार सीटें देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 चल रहा है 2024 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में, और इसके लिए वह बड़े पैमाने पर तैयारियां भी कर चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव तैयारियां तो कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी को ही जोखिम में डाल दिए। समाजवादी पार्टी आज टूट के कगार पर खड़ी है। अनेक नेता पार्टी को बाय बाय बोल गए, बाकी बचे नेता भी छिटकना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से अलग होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बहुत ही शोचनीय, दयनीय हो गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, और कांग्रेस पार्टी का तो वैसे कोई खास जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में। लेकिन न्याय यात्रा के जरिए जिस तरह से अपनी छवि को बनाना चाहती है, उसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। और 8 दिनों तक न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में रह करके कितना जमीन पुख्ता कर पाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। आग लगने पर कुआं खोदने की कहावत साबित हो रही है कांग्रेस के लिए। मायावती का जहां तक प्रश्न है, वह इंडिया गठबंधन में आई नहीं, और उम्मीद है कि मोदी और शाह की बंदर घुड़की के डर से आएंगी भी नहीं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी हमें लगता है कि मायावती डरती रहेंगी और नहीं आ पाएंगी इंडिया में। तो इस तरह से भूमिका तैयार हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को फिर से 70 पार सीटें हासिल करने के लिए। उसे तस्तरी में सत्ता मिलने जा रही है, और इस सत्ता को सौंपने का काम अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता ही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के एलआई संगठन घटक दल, जो कि इनका उत्तर प्रदेश के स्तर पर गठबंधन हुआ है, उसमें से ओम प्रकाश राजभर तो 2022 के चुनाव में हार के बाद ही जा चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का, निषादों का, अति पिछड़ी जातियों का वोट ले करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का मन बना चुके हैं, और उसके लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को ओम प्रकाश राजभर ले डूबे, और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जयंत चौधरी, जो कि उत्तर प्रदेश के स्तर पर इनका जो घटक था, मुख्य घटक भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का अच्छा खासा प्रभाव है, वोट बैंक है, खास करके जाट वोट बैंक और पिछड़ी जातियों, मुसलमानों के वोट बैंक पर कब्जा है जयंत चौधरी का। आज से नहीं, अजीत सिंह के समय, चरण सिंह के समय से ही। लेकिन समाजवादी पार्टी के घटक दल होने के बावजूद उन्हें 7 सीटें दी जा रही थी पश्चिम उत्तर प्रदेश की अखिलेश के द्वारा। लेकिन उन 7 में 4 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट लड़ाना चाहते थे, इसलिए जयंत चौधरी खफा हो गए। और उधर मोदी और शाह ने जो सब्जबाग दिखाया उन्हें, भारत रत्न देकर के
चौधरी चरण सिंह को, जयंत चौधरी को तोड़ने का काम किया, इससे एनडीए और मजबूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा बहुमत मिलने का आसार दिख रहा है। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता है। जयंत चौधरी जिस किसान आंदोलन के समर्थक थे, पहली बार किसान आंदोलन जब 2020-21 में हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और किसान आंदोलन के साथ चट्टान की तरह खड़े थे जयंत चौधरी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन से अलग हट गए हैं, क्योंकि अब जयंत चौधरी एनडीए में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आज ऐसी स्थिति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच संवादहीनता बनी हुई है, उससे कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी किसी अन्य विकल्प पर सोच सकते हैं, व्यवहार रूप में ला सकते हैं। हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं या फिर से अपनी पुरानी पार्टी बसपा में वापस आ सकते हैं। और तीसरा विकल्प भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी कोई नई पार्टी बना करके और उस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ें और अपने कद्दावर कद से ओबीसी को प्रभावित करके अखिलेश के समकक्ष या अखिलेश से बढ़ करके आगे निकल जाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और यह पार्टी आज दिशाहीन हो गई है। मुलायम सिंह यादव की जागीर को बचा पाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की पार्टी मानी जाने वाली आज ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई है, सवर्णवादी पार्टी हो गई है। राज्यसभा में अगर 3 सीटों में 2 सीटों पर ऊंची जाति के सवर्ण लोगों को टिकट दे दिया राज्यसभा में जाने के लिए, तो इससे यही लगता है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला है वह सिर्फ कहने के लिए है। पीडीए से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नाम ले करके सवर्णों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, बीजेपी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं अखिलेश यादव। इसकी वजह क्या हो सकती है कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में जितने भी सवर्णवादी जातियों के लोग हैं उन्हें खुश करना चाहते हैं। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के कद्दावर नेताओं तक को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पल्लवी पटेल जो कि घटक दल में प्रमुख हैं, समाजवादियों का जो घटक बना था, गठबंधन बना था, उसमें प्रमुख हैं पल्लवी पटेल, और इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया भी और अपना दल कमेरावादी को चला रही हैं। इनका विचार था कि इनकी माँ, जिन्हें कि राजमाता कहा जाता है, राजमाता को राज्यसभा भेजना चाहती थी, जो कि अति पिछड़ी जाति में आती हैं, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव ने नहीं भेजा। इसलिए पल्लवी पटेल खफा हो गई हैं, रूठ गई हैं और अखिलेश से उनका भी संवादहीनता बनी हुई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और भी कई नेता
समाजवादी पार्टी से खफा हैं। के गौतम जो कि प्रदेश सचिव थे समाजवादी पार्टी के, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो जितने भी ओबीसी एससी एसटी के बड़े नेता हैं, ये सब साइड हो रहे हैं या साइड लगाए जा रहे हैं। किसके इशारे पर? कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि ये अखिलेश यादव की तानाशाही हो या फिर मोदी और शाह के इशारे पर ऐसा किया जा रहा हो। लेकिन अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि जो तस्तरी में सजा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप रहे हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव में उसी तस्तरी से सत्ता सौंप चुके हैं, तो क्या उन्हें आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए और पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए नहीं सोचना चाहिए? लेकिन नहीं सोच रहे हैं। अखिलेश यादव अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जिस तरह से, जिस दिशा में पार्टी को ले जा रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि वह मुलायम सिंह की अमानत को संभाल नहीं पा रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, बुंदेलखंड में इनका जनाधार है, खास करके कुशवाहा मौर्य समाज और अति पिछड़ी जातियों पर इनकी पकड़ है। लेकिन यह भी किसी भी समय समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अलग हो सकती है, क्योंकि पिछड़ों और दलितों के खिलाफ जिस तरह से अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, उससे बाबू सिंह भी खफा बताए जा रहे हैं। बाबू सिंह की पार्टी जनाधिकार पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है और बहुत बड़ा वजूद भी नहीं है, लेकिन बाबू सिंह का वजूद कम नहीं है। कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं मायावती के राज में बाबू सिंह कुशवाहा। बहुत नज़दीकी कुछ गिने चुने लोगों में मायावती के साथ थे, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ घोटालों के कारणवश मायावती ने इन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर दिया था। उसके बाद अपनी पार्टी बना करके, जनाधिकार पार्टी बना करके अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं मिल पा रही है ठीक से उन्हें। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने पर समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही थी। और आज जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर चले गए, पल्लवी पटेल खफा है, कभी भी गठबंधन छोड़ सकती हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी खफा हैं, महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं, संवादहीनता बनी हुई है, कभी भी समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं। के गौतम भी इस्तीफा दे चुके हैं, कभी भी जा सकते हैं। और ये जितने भी हैं नेता, सब के सब पीडीए से आते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से आते हैं। इनके पार्टी में जितने भी सवर्णवादी ब्राह्मणवादी नेता थे, उन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है और उन नवरत्नों में कोई नाराज नहीं है। उन नवरत्नों में जितने भी नेता हैं, वे कभी स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा से खफा हो जाते हैं। आपको पता ही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जो मुहिम है, वह मुहिम आज से नहीं है। बसपा में थे, बसपा से क्या, छात्र जीवन से है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को 1980 से जानता हूँ। 1980 में जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आया, तो उस समय उनका LLB कंप्लीट हो गया था। उसके पहले ज्योग्राफी में MA किए थे। उस समय से जानता हूँ और उनके साथ मैंने भी काम किया। RY कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, MP मौर्य, मुनीश्वर प्रसाद मौर्य, हम और राधे श्याम और अनेक युवा नेता उनके साथ जुड़े हुए थे। और
इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में हर जगह उनकी मीटिंग हुआ करती थी। उस समय से मैं जानता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अंधविश्वास पाखंड के घोर विरोधी हैं तथा कथित हिंदुत्व और सनातन धर्म की पोल खोल करने में स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़ा और कद्दावर नेता पूरे देश भर में नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपने दल बल को लेकर के समाजवादी पार्टी से चले जाएंगे, याद रहे कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी से कई नेता उनके साथ में आए थे और वे नेता भी जो समाजवादी पार्टी के नेता बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा सकते हैं। इस तरह से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, पल्लवी पटेल गठबंधन से चली गई, ओम प्रकाश राजभर पहले ही जा चुके हैं, जयंत चौधरी जा चुके हैं, के गौतम भी चले जाएंगे, बाबू सिंह कुशवाहा चले जाएंगे, तो क्या बचेगा? मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव के पास मुलायम सिंह की विरासत भी नहीं बचेगी और सिर्फ यादव वोट बैंक बचेगा और उस यादव वोट बैंक से एक भी सीट लोकसभा की हासिल नहीं कर सकते हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर तैयारी कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। जमीनी तैयारी, बूथ लेवल तैयारी अभी इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से शुरू भी नहीं की गई है। अभी तक सीट शेयरिंग का भी काम नहीं हो पाया है। प्रचार की तो बात दूर, साझा रैलियों की तो बात दूर, अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। कब सीट शेयरिंग होगी, कब प्रचार शुरू होगा? और आपको बता दें, बमुश्किल 20-25 दिन बाद चुनाव की आचार्य संहिता केंद्रीय चुनाव आयोग लागू कर देगा, चुनाव की उद्घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी तक इंडिया के पास क्या तैयारी है कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की न्याय यात्रा है और इस अकेले न्याय यात्रा के बूते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाना असंभव है। जब तक इंडिया गठबंधन की साझा रैलियां नहीं होगी, साझा रोड शो नहीं होंगे, सीट शेयरिंग नहीं होगी, सीटों का आवंटन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में सीटों का आवंटन भी कर दिया है, लेकिन अभी तक इंडिया और समाजवादी पार्टी में आपसी घमासान ही छिड़ा है। कांग्रेस दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस को दिनों दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर करते जा रहे हैं ताकि कांग्रेस बचे ही नहीं तो चुनाव क्या लड़ेगी। पहले उन्होंने इंडिया को तोड़ा और आजकल कांग्रेस पर निशाना साधे हुए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी की भगवा टोली में शामिल हो जाए, बहुत उम्मीद है। और अगर मध्य प्रदेश से वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो न सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट जिताएंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देंगे और जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ तमाम विधायक और मंत्री रह चुके स्तर के नेता भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और अपने पार्टी के पीडीए नेताओं को खफा की हुई है और वो भी भगदड़ मचा चुके हैं, मचाने वाले हैं बड़े स्तर पर। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि इंडिया गठबंधन बचेगा ही नहीं, जून 2023 में जब इंडिया गठबंधन बना था तो उस समय कहा था कि यह इंडी गठबंधन या घमंडिया गठबंधन बचेगा ही नहीं। आज उन्होंने उस अपनी बाणी को चरितार्थ कर दिया है और मायावती को तो आंख दिखा करके
कोने में बैठा ही दिया है। अखिलेश यादव तक को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी पार्टी को तोड़ें, अपनी पार्टी के ओबीसी एससी एसटी के नेताओं को निकाल बाहर करें, और वही काम वही अंजाम दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो सवाल उठता है कि क्या पीडीए का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब होगा उत्तर प्रदेश में? क्या उत्तर प्रदेश में 80 में से 40 सीटों तक कब्जा कर पाएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? कतई नहीं। अभी के जैसे हालात हैं, ऐसे हालात में तो 40 छोड़िए, 10 सीटों पर भी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को कामयाबी नहीं मिलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का जो 70 पार या 75 पार का सपना है, मिशन 80 का सपना है, वह कामयाब होते हुए दिख रही है। अखिलेश यादव के इस रुख से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने, ओबीसी एससी एसटी के नेताओं को, मतदाताओं को नाराज करने के बाद क्या इंडिया गठबंधन में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे? इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल 4 सीटें भी दिला पाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इतना हम जरूर समझते हैं कि अगर अभी भी समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना समय है उसमें भी अगर अखिलेश यादव को सद्बुद्धि आ जाए और अपने ओबीसी एससी एसटी के नेताओं को भगदड़ से रोक सकें और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव प्रचार शुरू कर दें, तो टक्कर तो दे ही सकते हैं। क्योंकि इस बार 97 करोड़ मतदाता चुनाव लड़ेंगे। 2024 में मतदाताओं की तादाद बढ़ गई है, 95 करोड़ से 97 करोड़ मतदाता हो गए हैं। और इसमें वही मतदाता हैं जो युवा मतदाता हैं, जो कि उम्र सीमा अभी अभी पार किए हैं और वोट देने का अधिकार प्राप्त किए हैं। अगर इन्हें कन्विंस किया जाए, इनकी बेरोजगारी, इनकी जहालत की जिंदगी से इन्हें वाकिफ किया जाए, तो इनका एक मुश्त वोट इंडिया को मिल सकता है। लेकिन कुछ सकारात्मक होते हुए नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।